हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज क्लास 10th का साइंस का हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और ये केमिस्ट्री का ये पार्ट है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, इक्वेशन कैसे बनता है, किसी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, आइए एक एक हम देखेंगे। और सुविचार में देखिए, ज़िंदगी में ख़त्म होने जैसा कुछ नहीं होता है, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रहा है। कभी भी कोई घटना ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होता, एक नई शुरुआत, जहाँ से हैं जैसे एक नई शुरुआत कर सकते हैं आप। तो केमिकल चेंज क्या है प्यारे बच्चों। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज अकर व्हेन ए सब्सटेंस कंबाइंस विथ एनोदर। केमिकल चेंज का मतलब एक सब्सटेंस दूसरे से ज्वाइन करता है, एक दूसरे से मिलता है। केमिकल चेंज अकर व्हेन ए सब्सटेंस कंबाइन विथ एनोदर। केमिकल चेंज तभी होगा जब एक दूसरे से कंबाइन करेगा। सपोज कीजिए ए एक कंपाउंड है और बी से ज्वाइन किया, ठीक है। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, दो से ज़्यादा भी हो सकती है। फिर कह रहा है टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। तीसरी चीज़ क्या ज़रूरी है, ये मिल के एक नया सब्सटेंस बना दे। मान लीजिए एक न्यू, नया का मतलब क्या हुआ कि इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी हो या फिजिकल प्रॉपर्टी ए से अलग हो, बी से अलग हो, ये बिल्कुल न्यू सब्सटेंस बन जाएगा। मान लीजिए साल्ट और शुगर को हम मिला दिए, तो क्या वो केमिकल चेंज है? नहीं है, क्योंकि वो जो तैयार हुआ साल्ट और शुगर का मिक्सचर, तो उसमें जब आप टेस्ट करोगे थोड़ा सा चीनी जैसा भी लगेगा, शुगर जैसा भी, साल्ट जैसा भी लगेगा, तो वो केमिकल चेंज नहीं हुआ। तो लेकिन जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आप एक लोहे का कोई भी छड़ रख दीजिए बाहर, उसमें जब मॉइस्चर लगता है और एयर लगता है तो क्या होता है, रस्ट उस पर रस्टेड हो जाता है। तो क्या हुआ वहाँ केमिकली, मतलब आयरन ऑक्सीजन और एयर वाटर वेपर से संपर्क करके वो क्या बना है, रस्ट, एक नया केमिकल बना दिया, एक नया पदार्थ बन गया। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड। जैसे मान लीजिए सोडियम को क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं हम लोग, तो ये सोडियम क्लोराइड बना देता है। सोडियम क्लोराइड का टेस्ट ना तो सोडियम जैसा है ना क्लोरीन जैसा, ये सोडियम क्लोराइड एक साल्ट हो गया। आइए और डिटेल में देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है प्यारे बच्चों। केमिकल रिएक्शन में ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेज ऑल्सो कॉल्ड रिएक्टेंट्स। मान लीजिए ए और बी के साथ रिएक्शन वो आपने लाया, रिएक्शन करके सपोज कीजिए ये बना दिया एक ए बी न्यू सब्सटेंस बना दिया, तो इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। जो भी सब्सटेंस रिएक्शन में भाग लेता है, या जो कंपाउंड भाग लेता है, या जो एलिमेंट भाग लेता है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस नोन एज प्रोडक्ट। रिएक्शन के बाद जो मिलता है इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, और रिएक्शन में जो भाग लिया उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, ठीक है। व्हेन, अब देखिए, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को हवा में जब जलाया जाता है, ए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, चकाचौंध करने का एक चकाचौंध जैसा एक व्हाइट फ्लेम आता है, एंड चेंज इनटू ए व्हाइट प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन जलाया गया, तो इस दोनों को क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। तो हमने क्या सीखा कि वन और मोर सब्सटेंस को रिएक्शन कराते हैं, जो रिएक्शन में भाग लेता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो रिएक्शन के बाद मिलता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, उसको बैलेंसिंग कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो द सब्सटेंसेज दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन कॉल्ड रिएक्टेंट ऑलरेडी। अब देखिए मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से हम रिएक्शन कराए,
आप एक चीज़ से पूछ सकते हो कि सर Mg+O क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ऑक्सीजन O हम क्यों नहीं लिखेंगे? तो नहीं, ऑक्सीजन जब भी रिएक्शन में भाग लेता है या पाया जाता है तो O2 स्टेट में, क्योंकि ये अपना ऑक्टेट पूरा करता है, जो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं या आगे भी सीखेंगे, तो O2 के रूप में भाग लेगा। ठीक है, तो इसको मैग्नीशियम ऑक्सीजन भाग लेके क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, लेकिन ये इक्वेशन अभी बैलेंस इक्वेशन नहीं है, तो आगे देखते हैं कि इसको बैलेंसिंग हम कैसे करेंगे। तो एक होता है एस्केल्टेल केमिकल इक्वेशन, इस इक्वेशन का नाम है एस्केल्टेल केमिकल इक्वेशन। एस्केल्टेल केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जो बैलेंस ना हो। जैसे इसमें देखिए मैग्नीशियम का एक मॉलिक्यूल, यहाँ भी एक है, लेकिन ये ऑक्सीजन 2 एटम है, लेकिन यहाँ तो 1 एटम ही है। ध्यान दीजिए, जो यहाँ लिखा रहता है वो एटम की संख्या होता है। सपोज कि ये 4O2 लिखा हो, इसका मतलब O2 का 4 मॉलिक्यूल है। लेफ्ट साइड में जो लिखा रहे हो वो मॉलिक्यूल होता है, जो नीचे लिखा रहता है वो एटम की संख्या बताता है। तो कहीं O2 लिखा हो, इसका मतलब यहाँ 2 एटम भाग ले रहा है। तो ऑक्सीजन का 2 एटम बट 4 मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो 4 मॉलिक्यूल में 8 एटम भाग ले रहा है, इसका ये मतलब हुआ। तो इधर देखिए ऑक्सीजन 2 एटम है, इधर 1 ही एटम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ 2 लिख दें, तो अब देखिए यहाँ 2 लिखने से ऑक्सीजन भी 2 हो गया और मैग्नीशियम भी 2 हो गया। मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल भी 2 लिखने का मतलब मैग्नीशियम का भी 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का भी 2 मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन अब 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, तो दोनों क्या हो गया? बैलेंस हो गया। लेकिन इधर तो मैग्नीशियम एक ही है, तो यहाँ 2 कर दीजिए, तो अब देखिए बैलेंस हो गया। मैग्नीशियम भी 2, इधर भी मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन इधर 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। तो इस तरह हम बैलेंस कर देते हैं। इफ नंबर ऑफ एटम्स of each element the same on both side, then equation is called the balanced equation। मैंने नंबर ऑफ एटम सेम करना पड़ता है। आप पूछ सकते हो कि सर 2 यहाँ है तो ऑक्सीजन का तो मॉलिक्यूल हो गया। नहीं, इसमें देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में एक एटम मैग्नीशियम और एक एटम ऑक्सीजन है। भाई अकेले है तो एक एटम में नहीं रह सकता है, लेकिन जब रिएक्शन कर गया तो मैग्नीशियम का एक एटम और ऑक्सीजन का एक एटम एक साथ रिएक्शन किया, तो इसका मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल ही बना रहा है, तो उसमें एक एटम मैग्नीशियम और एक एटम ऑक्सीजन। तो अब चूंकि ऑक्सीजन 2 एटम है, तो यहाँ अगर 2 कर देते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का 2 मॉलिक्यूल बन गया। तो 2 मॉलिक्यूल बना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के 1 मॉलिक्यूल में एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन, तो 2 मॉलिक्यूल में 2 मैग्नीशियम एटम 2 ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। ये हुआ। तो इस तरह हमने देखा कि ये बैलेंस हो गया। इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर बैलेंस नहीं है तो उसको हम एस्केल्टेल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इफ नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट्स इज नॉट सेम बोथ साइड कॉल्ड द एस्केल्टेल केमिकल इक्वेशन। पहले क्या था? एस्केल्टेल था, अब ये बैलेंस हो गया। तो और देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये क्या होता है प्यारे बच्चों कि जब रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है तो नंबर ऑफ एटम में कोई चेंज नहीं आता, या मास में रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा और जो प्रोडक्ट निकलेगा उसका टोटल मास में जरा सा भी अंतर नहीं आएगा। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। दुनिया में जितने रिएक्शन है, जो भी आप रिएक्शन देखते हो, तो वो मास में कोई अंतर नहीं आता। रिएक्शन से पहले जो मास था उतना ही रिएक्शन के बाद होता है। इन एक केमिकल रिएक्शन कर रहा है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड। मास ना तो पैदा किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मान लीजिए ए और बी रिएक्शन किया, ये रिएक्शन करके सपोज करो CO2 बना दिया। अब ए बी का जो मास होगा और C+D का जो मास होगा, दोनों क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन। इन अदर वर्ड्स
द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। जैसा हमने बैलेंस करके लिखा, तो नंबर ऑफ एटम रिएक्शन से पहले जितना है जिसका, तो रिएक्शन के बाद भी उतना ही रहेगा। मतलब लिखने के लिए स्केलेटल लिख दो, लेकिन उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो बैलेंस करने के बाद हमने देखा कि नंबर ऑफ एटम किसी भी एलिमेंट का जितना रिएक्शन से पहले था उतना ही रिएक्शन के बाद भी है। बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों, बैलेंसिंग हमने थोड़ा सीखा है, फिर से सीखिए। जैसे देखिए, जिंक को H2SO4, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, कुछ कंपाउंड का नाम आए तो इसको नोट भी करिए, याद भी करते रहिएगा। केमिस्ट्री में थोड़ा याद करना पड़ता है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, इसको जब रिएक्शन कराते हैं तो जिंक सल्फेट मिलता है, हाइड्रोजन गैस एमिट होता है, निकलता है। तो अब यहाँ देखिए, क्या ये बैलेंस इक्वेशन है? इधर भी Zn1, इधर भी Z है, H2 है, इधर भी 2 एटम है, SO4 S1 है, 1 है, O4 O4, तो इसका मतलब ऑलरेडी ये बैलेंस है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इज द सेम ऑन बोथ साइड, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें जिंक जितना रिएक्शन में है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उतना ही प्रोडक्ट में भी जिंक है। तो हमने कंजर्वेशन ऑफ मास में भी सीखा था कि दोनों के मास में चेंज नहीं होगा, दूसरा नंबर ऑफ एटम में कोई चेंज नहीं होगा। कुछ और एग्जांपल देखिए, जैसे आयरन को अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये फेरस ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इस केस में आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो दिस इज कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब देखिए, यहाँ आयरन का 1 एटम है, इधर आयरन का 3 एटम हो गया। इस साइड में हाइड्रोजन का 2 है, इधर भी 2 है, सही है। ऑक्सीजन का 1 है, ऑक्सीजन का लेकिन 4 हो गया। इसका रूल क्या है? दिस इज कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। सबसे पहले देखिए किसका सबसे ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन का 4 एटम है और इस साइड ऑक्सीजन का 1 ही एटम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ हम 4 कर दें। तो अब हम 4 किए तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ये भी 4, ये भी 4 हो गया। लेकिन अब हाइड्रोजन देखिए, 2 एटम, 1 मॉलिक्यूल में, 4 मॉलिक्यूल में, तो 8 हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन 8 एटम हो गया। तो यहाँ 2 ही है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 दे दीजिए, तो 4 2 जा 8, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन की संख्या देखिए। अब एक चीज़ और देखिए, आयरन 3 है, इधर आयरन 1 ही है, तो यहाँ अगर हम 3 दे दें तो आयरन भी 3 हो जाएगा। अब ये बैलेंस हो गया, आयरन 3, ये भी 3 आयरन, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, हाइड्रोजन भी 4 2 जा 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन भी 4। ये बैलेंस इक्वेशन यहाँ देखिए लिखे है ना, 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4 यहाँ 4H2। तो इस तरह ये बैलेंस हो गया। तो बैलेंसिंग इक्वेशन में हम देखते हैं कि दोनों तरफ एटम में जो सबसे ज़्यादा जिसका एटम है वहाँ से हम शुरू करते हैं, उसको पहले बैलेंस करते हैं। उसको बैलेंस किए तो कुछ डिस्टर्ब आया, मान लीजिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर दिए। तो इस तरह प्यारे बच्चों हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन H2 प्लस O2, ये क्या बनाता है? H2O, वाटर बनाता है। लेकिन हाइड्रोजन H2 के स्टेट में रहता है, ऑक्सीजन भी O2 के स्टेट में। तो अब देखिए, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 ही है, तो इसको पूरा करने के लिए यहाँ 2 डाल दीजिए। रुकिए, H2 प्लस O2 H2O, इधर 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ 2 डाल दिए। अब यहाँ 2 डाले तो हाइड्रोजन कितना होगा? 4, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम, 2 मॉलिक्यूल में 4 एटम, तो यहाँ फिर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 डाल देंगे। तो इस तरह प्यारे बच्चों हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा। तो थैंक यू, और फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत आसान है केमिस्ट्री। तो फिर अगले पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।